जय वीर बालाजी। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको बता दें, यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी, जिसे भेजा है शाह आलम ने, जो बांग्लादेश से हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम, जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने यह स्टोरीज हमें भेजी है। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने को बोल दिया और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र की जमीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस जमीन में से एक अजीब सा शैतान निकला, जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थीं। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंककर एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आ गए थे। इस घटना के बाद चाचा डरने लगे और कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे, तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहां नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, कौन है वहां? तब तक कमरे में सोए मौलवी जाग चुके थे। चाचा की आवाज जब उस न दिखने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेजी से चाचा की तरफ फेंक दिया। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ न कुछ मंत्र फूंकने लगे। लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे, तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेजी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया गया हो।
मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा है वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी शाह आलम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। अक्षय, रश्मि, कीर्ति, राजू और गोपाल बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सभी का परिवार समृद्ध परिवार होता है। वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो जब कभी भी घूमने जाते थे तो साथ साथ में ही जाते थे। उन सभी के परिवार के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। अक्षय को शराब पीने की लत होती है, इसलिए सब उसको इसके लिए मना भी करते हैं। कीर्ति को राजू से प्यार होता है, पर वह उसे बताने से डरती है। उनका कॉलेज खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो कहीं घूमने की योजना बना रहे होते हैं। रश्मि और अक्षय को भूतिया जगहों पर घूमना बहुत पसंद होता है। जब सब तय कर रहे होते हैं कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो रश्मि कहती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका कहना है कि उसके गांव में भूतों का वास है। उसका कहना है कि उसके गांव के बगल में एक जंगल है जिसमें एक कब्रिस्तान है। उसका कहना है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया है तो वह आज तक वापस नहीं आया है। रश्मि उससे कहती है कि क्यों न हम उस गांव में जाएं और इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाएं। इस पर अक्षय तो तुरंत राजी हो जाता है, पर गोपाल रश्मि की बातों से ही डर जाता है और कहता है कि अगर हम वहां गए और वापस ही ना आए तो क्या होगा। उसकी बातें सुनकर रश्मि हंसने लगती है और कहती है कि तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा। फिर अक्षय कीर्ति और राजू से पूछता है कि उनकी क्या राय है। तो राजू कहता है कि वह तभी वहां जाएगा अगर कीर्ति हाँ कर दे तो। कीर्ति कहती है कि वह सिर्फ एक ही शर्त पे वहां जाएगी, अगर वो जंगल घूमने न जाए तो कीर्ति कहती है कि ठीक है, मैं अपने पापा की कार मांग लूंगी और हम कल सुबह वहां जाएंगे। रश्मि कहती है कि सभी अपना अपना सामान ले लेना, क्योंकि हम वहां कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। अगली सुबह सभी अपना अपना सामान लेकर रश्मि के घर आ जाते हैं। फिर वो उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां वो रश्मि के पड़ोसी के यहाँ रुकते हैं। सभी फ्रेश होकर गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो गांव में सभी लोगों से सिर्फ जंगल के बारे में ही पूछते हैं। तो लोग उनसे कहते हैं कि लगता है कि आप गांव में नए हैं, इसलिए उस जंगल के बारे में बार बार पूछ रहे हो। उस जंगल में आज तक जो भी गया है वह वापस कभी नहीं लौटा है। वहां जाने वाले को आत्माएं जिंदा नहीं छोड़ती हैं, इसलिए वहां जाने की सोचना भी मत। पर रश्मि और अक्षय जानना चाहते थे कि क्या सच में वहां आत्माएं हैं या फिर ये लोगों का भ्रम है। फिर रश्मि सबसे पूछती है, क्यों ना हम उस जंगल में पिकनिक के लिए जाएं? इस पर गोपाल कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? सुना नहीं गांव वाले क्या कह रहे हैं? मरना चाहती हो क्या? फिर रश्मि कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम होता है। पर अगर वहां सच में भूत हुए तो? कीर्ति ने कहा। लगभग आधे घंटे के बाद सबने जंगल में जाने के लिए हामी भर दी। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगे ताकि वो जंगल में जा सकें। फिर रात होते ही वो अपने साथ कुछ टॉर्च और खाने का सामान साथ ले गए। जब वो जंगल में घुस रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बक्सा मिलता है। अक्षय उस बक्से के पास में जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर उसमें है क्या।
अक्षय उसमें झांक कर देखता है। तभी अचानक ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया हो। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी अक्षय जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि वह मजाक कर रहा था। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीचों बीच में आकर बैठ जाते हैं। फिर वो सब अपनी गपशप शुरू करते हैं। तभी रश्मि के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। क्यों न भूत को बुलाया जाए। फिर अक्षय और रश्मि जोर जोर से भूतों को बुलाने लगते हैं। कीर्ति और गोपाल उन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं, पर वो नहीं मानते। तभी अचानक वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वहां अचानक एक पेड़ आ गिरता है, जिस पर बहुत सारे कंकाल लटके होते हैं। कंकालों को देखकर वो सब और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब वो जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोपाल उनके साथ नहीं है। तो वो सब डरते डरते वापस गोपाल को ढूंढने वहां जाते हैं। वो गोपाल को इधर उधर हर जगह ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक बूंद खून की राजू के हाथ पर आ गिरती है। पहले तो यह समझ नहीं पाता कि वह है क्या। फिर और खून की बूंदें उसके हाथ पर आ गिरती हैं तो सब ऊपर की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि गोपाल का सिर पेड़ पर लटक रहा होता है। उसके शरीर का कुछ अता पता नहीं होता। गोपाल की ये हालत देखकर सब बहुत डर जाते हैं और तेजी में गांव की तरफ भागने लगते हैं। पर इस बार वो रास्ता भटक जाते हैं। वो जितना आगे जाते हैं रास्ता उतना ही लंबा होता जाता है। अब वो और घबरा जाते हैं। चलते चलते फिर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक कब्र दिखाई देती है, जिस पर लिखा होता है कि यह सफ़र तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफ़र है। यह पढ़कर उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं। पर आखिर उस वीरान जंगल में उनकी आवाज़ सुने तो कौन सुने। फिर वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। लगभग सबकी आंख लग जाती है। तभी कीर्ति को अजीबो अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर उसे लगता है कि गोपाल उसे बुला रहा है। वह राजू को जगाती है, पर वह नहीं उठता। इसलिए वह अकेले ही उस आवाज के पीछे चली जाती है। वह बहुत चलती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वह वापस जाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में हवा में उड़ रही होती है। उसका चेहरा एकदम सड़ी लाश जैसा होता है। उसे देखकर कीर्ति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि कीर्ति वहां नहीं है। इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं, पर कीर्ति उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कीर्ति का सिर उस कब्र पर रखा होता है। कीर्ति का सिर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है, यह तुम्हारा आखिरी सफर है। कीर्ति को इस हालत में देखकर सब पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब अक्षय कब्रिस्तान की खोज करने लगा और सोचने लगा कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। जो कोई भी उनके साथ यह कर रहा है, वह आखिर चाहता क्या है। वह कब्रिस्तान ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगता है।
पर उसे कब्रिस्तान तो नहीं मिलता, पर एक घर जरूर मिल गया जहां बहुत सारे इंसानी सिर लटके होते हैं। उन्हें देखकर अक्षय भौंचक्का हो जाता है। वह उस घर से बाहर आकर एक ही बात रटने लगता है कि आखिर चाहते क्या हो। इतना कहते ही वहां एक बच्चा आ जाता है और वह हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अक्षय भी उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है, पर तभी वह बच्चा गायब हो जाता है। अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं मिलता। अक्षय उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वह उस कब्रिस्तान में उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है, तभी एक कब्र से हाथ बाहर आता है और अक्षय के पैर पकड़कर वह उसे गिरा देता है। वह फिर एक कब्र में बंद हो जाता है। इधर रश्मि और राजू अक्षय के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कब्र से बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। वो मशक्क़त करके कब्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक कमरा बना होता है। अंधेरा होने के कारण उन्हें ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो टॉर्च जलाकर कब्र में घुसते हैं। नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि अक्षय वहां पहले से ही पड़ा होता है। वो सब कमरे का रहस्य जानने के लिए कमरे की छानबीन करते हैं। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता सिवाय एक पुरानी चिट्ठी के, जिस पर लिखा होता है कि यह तुम्हारा आखिरी सफर है। जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उस कमरे में लाइट आ जाती है और कब्र का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर अचानक लाइट चली जाती है और सबके चीखने की आवाज़ आती है। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी के सिर कब्र पर रखे होते हैं, जो कि एक ही बात दोहरा रहे होते हैं, यह तुम्हारा आखिरी सफ़र है। इस तरह उन 5 दोस्तों का सफ़र आखिरी सफ़र बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। मेरा नाम भावेश लुहारी है। मेरा जन्म तो बक्करवाला गांव में हुआ था, पर अब मैं विचारों में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेशन में था कि सही गलत का फ़र्क भी मिट चुका था। अपनी उस कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में जाए। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 4,000 रुपये मिलेंगे। आधे तेरे, आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 को मेरे घर पर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून तो नहीं करने जाना है। उस पर मनसुख ने जवाब दिया, नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे तो पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ।
थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा कि चलो फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी ले करके हम क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूद करके अंदर चले गए। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर जा पहुंचता है और वहां जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नज़रों से देखता है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला, भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहां से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया, सीधे कमाई का कोई एक दिन में 4,000 नहीं देता है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही जुटा रहूँगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास ही पड़ी होगी। थोड़ी देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की एक औरत की ताजी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर्फ फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी जल्दी दोनों भागकर रिक्शे की ओर आए। रिक्शे के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला, हाँ यार ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहां से भागें। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाजा था कि वहां पर वही मिट्टी में दफन लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देख हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हमारी तो हालत खराब हो गई थी। हम दोनों ने रिक्शा छोड़ा और वहां से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही जब हम वहां पहुंचे तो हमें सब सामान्य दिखा और हम रिक्शा वहां से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा लेकिन पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम कभी नहीं करूंगा। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।